नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं 9वीं कक्षा हेतु क्षितिज का दूसरा पाठ, जिसका नाम है ल्हासा की ओर। यह पाठ राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित है, लिखित है। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म को अपनाया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के ज्ञाता थे। इसीलिए उनको महापंडित भी कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध पत्र आदि कई विधाओं में साहित्य का सृजन किया, साहित्य की रचनाएं की और साथ साथ में उन्होंने कई सारे ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा, 6 भाग, दर्शन, दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र, उनकी कई सारी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास आदि में उनकी रुचियां थी और इनमें उन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की। लगभग 150 पुस्तक उनकी विशेष रूप से मानी जाती है। यात्रा वृत्त में सांकृत्यायन जी का नाम सर्वोपरि है और कहीं ना कहीं उन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की। और जब भी यात्रा करते थे तो यात्रा में उनका जो मुख्य उद्देश्य होता था, केवल लक्ष्य को पाना ही नहीं, यात्रा के बीच में जो मनोरंजक चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें आती थी, उनकी जानकारी लेना और साथ ही उनको साझा करना, यह उनका प्रमुख उद्देश्य होता था। तो कहीं ना कहीं राहुल जी ने हमें इस पाठ के माध्यम से उस समय के तिब्बत के भौगोलिक और सामाजिक स्थिति का वर्णन दर्शाया है। चलिए अब ल्हासा की ओर पाठ का जो सार है उसका थोड़ा सा जान लेते हैं। यह जो ल्हासा की ओर जो ये सार है, जो ये पाठ है, यह पाठ राहुल जी की सांकृत्यायन जी का पहली तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीय लोगों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक भिखारी का रूप धारण करके यह यात्रा की। इसमें तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्लभ रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। इस यात्रा में से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है, जिससे कि हमें सांकृत्यायन जी पाठ के माध्यम से बता रहे हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अभी पाठ की ओर। ल्हासा की ओर। प्यारे मित्रों, यद्यपि हम आपको कहानी का सार बता सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि कहानी का रस भंग हो जाएगा। कहानी में जो आनंद मिलेगा वो हमें नहीं मिलेगा और कहानी में छिपी हुई कई सारी जानकारियां हम तक नहीं पहुंचेगी और कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका जवाब हमें नहीं मिलेगा। तो उनके लिए हमें कहानी को पूरा पढ़ना जरूरी है। चलिए चलते हैं, कहानी को पूरी रीड करेंगे, पूरा पढ़ेंगे और साथ ही जहाँ पे समझाने की बात आएगी वहाँ पर आपको समझाएंगे भी। तो शुरू करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, जहाँ से अभी लेखक जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। तो हिंदुस्तान की भी जो चीज़ें हैं नेपाल के रास्ते ही तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था जो नेपाल से होते हुए तिब्बत जाता था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। चीनी पलटन अर्थात चाइनीज जो लोग हैं वो लोग रहा करते थे उन रास्तों पर।
आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, जहां ये पलटनें रहती थी, फौजी लोग जहां रहते थे वो सब गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं, और कुछ जगह ऐसी है जहां अब किसान बस गए हैं और उन्होंने वहां के आसपास को जो है आबाद बना दिया है। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था, और ऐसी ही जगह एक परित्यक्त मतलब जिसको लोगों ने छोड़ा हुआ है, एक चीनी किला था। उस किले में हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, वहाँ उन्होंने चाय पी। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ भी है और कुछ आराम की बातें भी है। तिब्बत की बात लेखक यहाँ बता रहे हैं। तिब्बत की स्थिति कैसी है, वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी है, वह लेखक यहाँ हमारे सामने दर्शा रहे हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती है। जाति पाति छुआछूत कुछ भी नहीं है, भेदभाव। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। छोटी क्लास के जो भिखमंगे होते, भिखारी, उनको अंदर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। तो ये तिब्बत की सामाजिक स्थिति थी उस समय। किसी अपरिचित को भी अंदर आने दिया जाता था। वह आपके लिए उसे पका देगी, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय रंग की बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। आप जो चाहे, कहने का मतलब ये है कि आप उस समय जो चाहे उनसे करवा सकते थे। जो आप खाने के लिए देंगे वो बना करके आपको दे देंगे, ये कहने का मतलब था। तो यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में न पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। कहने का मतलब जिस बर्तन में चाय रखी होती थी तो आपको जब जी चाहे तब आप वहां जाकर के चाय ला सकते थे। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि जब चाय तैयार हो जाती थी तो आप उसको बेझिझक वहां पर पी सकते हैं। ऐसी स्थिति उस समय तिब्बत के सामाजिक स्थिति थी। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। उस चीनी किले में जिसमें जो है कोई नहीं रहता लगभग, तो उस चीनी किले से एक आदमी हमें राहदारी अर्थात टैक्स मांगने के लिए आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। हमारे पास जो दोनों टिकट थी वहां जाने की, तिब्बत जाने की, वो दोनों ही उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला गांव उस रास्ते में पहला पड़ा, जिसमें वो जो है आखिरी गांव में क्या हुए, पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। और यहाँ भी सुमति जो लेखक के जो साथी थे वो भी उनके साथ थे। ये सुमति जो है एक मंगोल भिक्षु है। मंगोल जाति का एक भिक्षु है, जो मतलब जैसे बौद्ध भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म को जिन्होंने ग्रहण किया होता है उनको हम बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। ऐसे सुमति भी था। वो लेखक के मित्र हैं, वो लेखक के ही साथ हैं। लेखक की वहाँ अच्छी जान पहचान थी, इसलिए उन्हें भिखारी होते हुए भी रहने की जगह मिल गई। तो वो भीख मांगने की पोजीशन में, मतलब भिखारी बनकर के इस यात्रा को कर रहे थे। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होके आए थे। और जिस रास्ते में हम जो है उस समय गए थे, तो 5 साल बाद वहीं से हम लौटे थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। उस समय हमें किसी ने भी क्या नहीं दी, रहने के लिए जगह नहीं दी। लेकिन उससे पूर्व 5 साल पहले जब भिखारी बन के गए थे तो अच्छे घर वालों ने हमें वहाँ जगह दी थी, अच्छे घर में रहे। लेकिन अब हम अच्छे पुरुष बन करके वापस आए तो किसी ने भी हमें वहाँ जगह नहीं दी। तो एक
झोपड़ी में हमें रहना पड़ा। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, अर्थात लोगों की मानसिक स्थिति बदल गई थी, मनोदशा बदल गई थी। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश आवास को दुरुस्त रखते हैं, अर्थात शाम को ये लोग जो है शराब दारू इत्यादि पीकर के, भांग इत्यादि पीकर के मदमस्त रहते थे। तो अब और आगे लेखक कह रहे हैं, अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। उसको पार करने के बाद जब वो गांव में रुके, तो उसके पार करने के बाद उन्हें डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। डांडा जो है एक ऊंची जगह होता है, जहाँ जमीन इत्यादि होती है, वो डांडा कहलाता है। तो 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं था। डांडा थोंगला के आसपास नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। जब हम डांडा जाते उस बीच का जो रास्ता है, वहाँ कई सारे मोड़ है, कई सारे पहाड़ है, इसलिए एक दूसरे आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। अर्थात अगर शहर की जगह पे कोई मर जाता है तो उसके लिए तो जनता सरकार बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन कोई निर्जन वन में, इस जंगल में यदि किसी को मारा जाए तो कोई किसी को पूछता तक नहीं था। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, और सरकार इन चीज़ों पर जो है खर्चा भी कम करती थी, और कोई यदि होता भी ऐसा मामला तो कोई भी गवाह देने के लिए राजी नहीं होता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। पहले वो आदमी को मार देते हैं और उसके बाद देखते हैं उसके पास पैसा है भी कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। हथियार का कानून उस समय तिब्बत में नहीं था, इसलिए लोग वहाँ लाठी की तरह जो है, जैसे हम लोग लाठी पकड़े रहते हैं, उसी तरीके से उनके हाथ में पिस्तौल और बंदूकें रहती थी। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। डाकू यदि हमें नहीं मारता था तो वो हमसे ही डरते थे, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से आदमियों को मारते ही थे। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। गांव में जैसे हम थे तो हमें पता चला कि थोंगला के पास ही जो है एक खून हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहां कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। जहाँ भी हम ऐसी स्थिति देखते कि शायद स्थिति खराब होने वाली है, तो वहाँ हम टोपी उतार करके और भीख मांगना शुरू कर देते थे कि दया करो, भगवान के लिए 1 पैसा दे दो। इस तरीके से हम भीख मांगते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और क्या करेंगे, चढ़ चलेंगे। तो उसने सुमति से कहा कि यहाँ से जो दूसरा छोर है, दूसरा पड़ाव जहाँ पे आएगा, वहाँ तक के लिए 2 घोड़े कर लो, और तो हम सामान लेकर के चढ़ चलेंगे। ऐसा सुमति से कहा। दोनों ने क्या किया, घोड़ों की व्यवस्था की। दूसरे दिन घोड़ों की व्यवस्था की और घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। दोपहर तक वो डांडे में पहुंच गए। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ, दक्षिण पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अर्थात ऊपर से चारों ओर यदि देख रहे थे तो हमें केवल हिमालय के पर्वत ही दिखाई दे रहे थे जो बर्फ से ढके हुए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब भीटे की ओर, मतलब जो टीले के समान खड़े खड़े जो पहाड़ है वो बिल्कुल नंगे दिख रहे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। ना तो बर्फ की सफ़ेदी थी, ना हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। उत्तर दिशा की ओर बहुत कम ऐसी चोटियाँ थी जहाँ बर्फ होगी, ऐसा लेखक कह रहे हैं। सर्वोच्च स्थान पर, सबसे ऊंचे स्थान पर कौन था? डांडे के नाग देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों
और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। कौन? वो देवता का जो स्थान था वो डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। चढ़ाई तो हम चढ़ गए थे, अब हमें जो है नीचे उतरना था। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, शायद और भी कोई लोग हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि वो चढ़ाई में थक गया है इसलिए ऐसा कर रहा है। मैंने उसे मारा नहीं। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोन कुत्ता की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। अर्थात दोन कुत्ता जो एक क्या है, स्पेनिश उपन्यासकार है जिसके उपन्यास में जो है क्या था, डॉन क्विक्सोट एक उसका नायक था। उसके उपन्यास का जो हीरो था वो डॉन क्विक्सोट नाम का था। उसी को यहाँ पर जो है लेखक ने डॉन क्विस्टा हिंदी में नाम दिया है। तो ये स्पेनिश उपन्यास का एक हीरो था। तो वह जो है घोड़े पर ही बैठा रहता था। तो उसकी तरह ही कवि अपने को बता रहा है। हमने जैसे कि कवि के परिचय में हमने पढ़ा कि उनको कई भाषाओं का क्या था, ज्ञान था। तो उसकी तरह झूमता हुआ चला जा रहा था। घोड़े पर कवि बैठे हुए थे लेखक, और वो झूमते हुए उस नायक की तरह जा रहे थे। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। पता ही नहीं चलता कि घोड़ा जा कहाँ रहा है, आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। जब वो जोर देने लगता तो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह तो दो रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक जगह से दो रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चल गया, और मैंने बाएं का रास्ता पकड़ा और 1.5 मील तक मैं चल गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। आगे पे एक घर दिखा, वहां से पूछा तो पता चला कि ये रास्ता मेरा गलत है। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, मतलब गांव के पास में आ गया। तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है, और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। सुमति बहुत गुस्से में थे क्योंकि बहुत समय से इंतजार किया था। लेखक का घोड़ा वहां से भटक गया था क्योंकि दूसरा रास्ता पकड़ लिया था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। ये सुमति कह रहा है कि मैंने 2 कंडे मतलब उपले जो गाय या भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं। तो ये सुमति कह रहा है कि मैंने तब से ये काम कर लिया, चाय को भी 2-3 बार गर्म कर लिया। तुम कहाँ थे? मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। ये जो है लेखक ने सुमति से कहा कि मेरा कसूर नहीं है, तुम्हें पता ही है कि मेरा घोड़ा कैसा है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। तो सुमति को गुस्सा तो आया था, लेकिन जल्दी ही वो क्या हो गया, ठंडा हो गया। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। कौन? सुमति। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे, सुमति के यजमान थे। तो पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा जो सत्तू के साथ अथवा चावल के साथ जो है मांस खाया जाता है, एक डिश है तिब्बत की। तो वो उनको रात को कहाँ मिला? लंकोर में। अब आगे लेखक कह रहे, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू जिसके चारों ओर जो है पानी रहता है, ऐसा स्थान टापू कहलाता है। तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि वो भी जो है एक टापू है। तिंगरी का एक विशाल मैदान है जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती है। मैदानों के बीचों बीच जो है एक छोटी सी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी का नाम तिंगरी समाधि गिरी है। तिंगरी समाधि गिरी उस पहाड़ी का नाम है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। वहाँ तिंगरी के आसपास भी सुमति के बहुत सारे यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी
बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अर्थात कपड़े की पतली पतली चिड़ियों से बत्ती के गंडे खत्म नहीं हो, गंडे अर्थात कपड़े से, जो मंत्रों के साथ में कपड़े से जो है एक धागे के समान, जैसे रक्षा सूत्र एक होता है ऐसा बनाया जाता है, उसको गंडा कहते हैं, गंडे कहते हैं। और सुमति के यजमान बहुत सारे थे गांव में, तो सुमति क्या करता था, उन गंडों को, उन धागों को जो है जगह जगह दे करके आता था। तो वो धागे भी खत्म नहीं होते थे, क्योंकि यदि वो खत्म होते थे, वो धागे जो ला रखे थे मंत्रों के साथ में, मंत्रों से जो भरे हुए पूर्ण है ऐसे वो धागे थे, मंत्रित जिनको कहेंगे, तो वो धागे बोध गया से लाए गए थे। लेकिन वो खत्म किस लिए नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो यदि खत्म होते तो किसी न किसी कपड़े के जो है वो गंडा बना ही लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। कौन? सुमति। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। ये जो है लेखक ने सुमति से कहा कि तुम जहां ठहरना है हमें रात को, वहीं तुम अपने गंडे बांटो और जगह मत दो, इसलिए मैं तुम्हें रुपए दूंगा, इसलिए अभी चल दो। वो सुमति ने ये स्वीकार कर लिया। दोनों दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। भरिया अर्थात जो उनका सामान वामान ढोने के लिए कोई आदमी मिले जो सामान दूर तक ले जाए, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बज चुके थे। तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। बहुत तेज धूप थी, लेकिन बारीक कपड़े से भी यदि सर ढका लेंगे तो धूप नहीं लगेगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। पीछे से ठंड लग रही थी और सामने से धूप लग रही थी। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। फिर हमने पीठ पर जो है अपनी अपनी जो भी सामान बांधना था वो बांधा और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तिंगरी में भी सुमति के परिचित थे, लेकिन सुमति किसी दूसरे यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए आदमी मिलने का बहाना उसने किया और शेखर बिहार कोई जगह है वहाँ की ओर चल दिया। कौन? सुमति। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी। जागीर जो है कई गांवों का एक समूह होता है। उनके पास जितनी जमीन होगी, जायदाद जो होगी, वो एक किसी मुखिया के अधिकार में होती है, उसको जागीरदार कहते हैं। वही तिब्बत में उस समय था। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। मठ जैसे बौद्ध मठ जो होते हैं बिहार, तो उनके हाथ में था। अपने अपने जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था। जो भी जागीरदार होता अपने अपने जागीरों में, जो मुखिया होता वो भी खुद भी जो है खेती करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, जिसके लिए मजदूर जो है सरलता से मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। तो जब भी खेती होती थी उनकी देख रेख के लिए किसी बौद्ध भिक्षु को वहाँ भेजा जाता था और लोग उसको राजा के समान मानते थे। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर जागीर जिस मुखिया के अंतर्गत आती है वो भिक्षु नम से, उसका नाम नम से था, भिक्षु था, भिक्षु नम से बौद्ध भिक्षु था। वह बहुत ही अच्छा आदमी था। भद्र पुरुष मतलब अच्छा आदमी था। वह बहुत प्रेम से हमसे मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। हालांकि उस समय मेरा भिखारी जैसा भेष नहीं था, लेकिन उन्होंने हमसे प्यार से बात की। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। यही जो है एक क्या था, मंदिर था जिसमें बौद्ध धर्म के हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी गई थी। यहीं आप पास में ही मेरा आसन भी लगाया गया। वह बड़े मोटे कागज पर
अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। एक एक पोथी जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में शब्द लिखे होंगे, बौद्ध धर्म के शब्द थे। और वो पोथियाँ जो है 15-15 शेर, अर्थात एक शेर जो है 2 या 2.5 किलो का होता है, तो कम से कम लगाओ 30 या 45 किलो की जो है एक एक पोथी होती थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में लेखक को पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। सुमति को मैंने जाने के लिए कह दिया क्योंकि मैं अब पुस्तकें पढ़ रहा था। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। मुझे लगा कि सुमति एक बार चला जाएगा यजमान के पास तो 2-3 दिन बाद ही आएगा, लेकिन सुमति उसी दिन दोपहर के बाद चला आया। टिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो हमने अपना अपना सामान वहाँ से उठाया और नमसे से, जो भिक्षु था, जो एक उस जागीर का जो मुखिया था, वो भिक्षु नमसे था, तो उनसे हमने विदाई ली और वहाँ से हम आगे तिब्बत की यात्रा की ओर हम चल पड़े। तो ये यहाँ तक की जो कहानी है, जो सामाजिक वर्णन राहुल सांकृत्यायन जी ने अपनी इस यात्रा वृत्त में किया है, उससे हमें कहीं ना कहीं तिब्बत के सामाजिक रहन सहन के बारे में पता चलता है और सामाजिक परिवर्तन के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से 5 सालों में समाज परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।